नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। कल इतिहास रचा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई दिल्ली की एक बुलंद तस्वीर पूरी दुनिया देखेगी। कल सेंट्रल विस्टा खोल दिया जाएगा। कल शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर निकलेंगे और पूरा कार्यक्रम आप इंडिया टीवी पर लाइव देखेंगे। कल जो पूरी दुनिया देखेगी उसकी बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज ही हम आपको दिखाएंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की सड़क में क्या बदलाव हुआ है। राजपथ को बदलकर आज ही नया नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। यह कर्तव्य पथ अब कैसा दिखता है यह तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन इससे आगे की बात भी आपको बताएंगे। नई संसद कैसी दिखती है, नई लोकसभा नई राज्यसभा के अंदर क्या है। बहुत ध्यान से यह पूरी रिपोर्ट आप देखिए। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, यह मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का एरियल शॉट है। जब स्काई कैम ऑन होता है तो सेंट्रल विस्टा ऐसा दिखता है। जब ड्रोन से वीडियो रिकॉर्ड होता है तो आसमान में कुछ ऐसा नजारा दिखता है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के 3 किलोमीटर के दायरे का पूरा नक्शा ही बदल गया है। सब कुछ नया नया सा दिख रहा है। तैयारी पूरी हो चुकी है, बस कुछ घंटों का इंतजार है। मोदी इसी लोकेशन पर आने वाले हैं। नया सेंट्रल विस्टा तैयार है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पूरा वो विजुअल है जो कि बहुत ही खूबसूरत इस वक्त यहाँ से दिखाई दे रहा है। इस नए कर्तव्य पथ पर ग्रेनाइट की फ्लोरिंग की गई है। पूरी रूपरेखा बदल दी गई है। अब ये नए 100 साल के लिए तैयारी है। सारी खूबसूरत तस्वीरें आपको विजुअली तो दिखाई दे रही हैं। अब हम आपको सीधे यहाँ से दिखा रहे हैं। 3 किलोमीटर का ये स्ट्रेच तो सिर्फ एक झांकी है। मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की असली पिक्चर तो अभी बाकी है। जो सेंट्रल विस्टा ऊपर से ऐसा दिख रहा है, उसके नीचे क्या क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। न्यू इंडिया के न्यू लुक का मेगा प्रोजेक्ट इंडिया गेट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर पुराने संसद भवन के ठीक बगल में बन रहा हिंदुस्तान का नया पार्लियामेंट हाउस है। और हमारे पास इसके फाइनल लुक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव विजुअल्स आ चुके हैं। हिंदुस्तान की नई संसद में लोकसभा ऐसी होगी, ऐसी दिखेगी। राज्यसभा का फाइनल लुक ऐसा दिखेगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ इंडिया टीवी पर देख रहे हैं और ये सिर्फ 2 विजुअल्स नहीं है। आज हम आपको नई संसद के वर्चुअल टूर पर लेकर चलेंगे। नया संसद भवन कैसा होगा, अंदर क्या होगा, बाहर क्या होगा, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक क्या क्या बदल जाएगा, प्रधानमंत्री का नया आवास कहां होगा, कैसा दिखेगा, उपराष्ट्रपति का घर कहां होगा, नई लोकसभा के अंदर कौन सा रंग दिखेगा, वो पुरानी लोकसभा से कितना अलग होगा, नई राज्यसभा में क्या कुछ नया होगा, पुरानी राज्यसभा से कितना जुदा होगा, नई संसद के दोनों सदनों में किस कलर का कारपेट बिछा होगा, जो कारपेट चुना गया उसे कहां बनाया गया। नए संसद भवन का पुराना सेंट्रल हॉल ऐसा है, नई संसद का नया सेंट्रल हॉल कैसा होगा। ओल्ड पार्लियामेंट हाउस के फर्नीचर ऐसे हैं, नए पार्लियामेंट हाउस का फर्नीचर कैसा होगा। हमने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की मिनट टू मिनट डिटेल इकट्ठा की है। मोदी जब नई संसद भवन में लोकसभा में बैठेंगे, सामने विपक्ष के नेता की ओर देखेंगे तो कौन सा लुक आएगा। नई संसद के दोनों सदनों में सांसद जिस बेंच पर बैठेंगे वो पुराने बेंच से कितना अलग होगा। न्यू पार्लियामेंट हाउस में मंत्री अपने ऑफिस में जिस कुर्सी पर बैठेंगे उस कुर्सी का सिलेक्शन कैसे हुआ, उसकी टेस्टिंग कैसे हुई, कहां हुई, कैसे मॉक ड्रिल किया गया, एक एक चीज का ऑन कैमरा प्रेजेंटेशन लिया गया। तस्वीरों के साथ मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की एक्सक्लूसिव डिटेल्स सिर्फ इंडिया टीवी के पास हैं। सबसे पहले आपको फुल फ्रेम वीडियो की मदद से यह दिखाते हैं कि नई लोकसभा कैसी होगी। वो हूबहू ऐसी ही होगी जैसी आप इस वीडियो में देख रहे हैं। मौजूदा लोकसभा की ही तरह नई लोकसभा में भी हरे रंग से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, वही शेड रखा गया है।
लोकसभा की ही तर्ज पर नई संसद में राज्यसभा का लुक भी बिल्कुल फ्रेश होगा। दोनों में ज्यादा फर्क करना मुश्किल है। डिजाइन करीब करीब एक जैसा ही है। हाँ, लोकसभा में जहां ग्रीनिश टच होगा, वहीं राज्यसभा में लाल रंग का फील होगा। इसे भी मौजूदा राज्यसभा की तरह कंटिन्यू किया गया है। लोकसभा का नया चैम्बर ऐसा होगा, यहां स्पीकर बैठेंगे। स्पीकर के ठीक सामने लोकसभा के ऑफिशियल्स की सीट होगी। सामने की तरफ और स्पीकर के दाएं बाएं तमाम सांसदों के बैठने का इंतजाम है। पैटर्न मौजूदा लोकसभा जैसा ही है, मगर सुविधाएं बिल्कुल अलग हैं। ऊपर की तरफ आप पब्लिक गैलरी देख सकते हैं। सेम टू सेम यही पैटर्न आपको नई राज्यसभा में भी दिखाई देगा। ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। यानी पुराना संसद भवन भी रहेगा, लेकिन नया संसद भवन न्यू इंडिया के फ्यूचर वाले मिशन को अकम्प्लिश करेगा। अब आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों और इनसाइड इंफॉर्मेशन की मदद से ये बताते हैं कि इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए क्या क्या किया गया, कैसे कैसे किया गया। आपने गौर किया होगा, मौजूदा लोकसभा में अपनी सीट पर बैठे प्रधानमंत्री को अक्सर विपक्ष की तरफ देखने या बात करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि दोनों के बीच में लोकसभा के ऑफिशियल्स बैठा करते थे। ऐसे में या तो खड़े होकर देखना पड़ता था या अपनी बात कहनी पड़ती थी। मगर नई लोकसभा में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्पीकर के सामने बैठे लोकसभा ऑफिशियल्स की सीटिंग पोजीशन को थोड़ा नीचे की तरफ कर दिया गया है। यानी नई लोकसभा में प्रधानमंत्री अपनी सीट पर बैठे बैठे विपक्ष की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। 3D मॉडल से नई लोकसभा में एक और चीज ये की गई है कि लोकसभा ऑफिशियल्स को किसी को नोट्स देने में कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए उनकी पोजीशन उतनी ही नीचे रखी गई है कि आराम से झुककर नोट्स दिए जा सके। नई संसद में तमाम सांसदों की सहूलियत के लिए जो बेंच बनाए गए हैं, उन पर महीनों महीनों का रिसर्च हुआ है। हर बेंच पर बैठकर बाकायदा मॉक ड्रिल किया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उसी मॉक ड्रिल की हैं। बैठने वाला कंफर्टेबल रहेगा या नहीं, आराम से अंदर बाहर कर पाएगा या नहीं, हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखा गया है। मौजूदा सदन में जो बेंच लगे हुए हैं, उनकी सीट साइज 45x40 है, जबकि नए सदन में सीट साइज 60x40 है। मौजूदा सदन में फ्रंट के 2 रोज को छोड़कर किसी भी डेस्क की सुविधा नहीं है, जबकि नए पार्लियामेंट हाउस के सदनों में हर रो में डेस्क का इंतजाम है। फिलहाल सीट पर बैठने के लिए सामने की तरफ से जाया जाता है, जबकि नई संसद में सांसद पीछे की तरफ से भी अपनी सीट पर जाकर बैठ सकते हैं, वो भी बिना किसी को डिस्टर्ब किए। मौजूदा लोकसभा में एक कंसर्न पुराने जमाने से चले आ रहे या कहीं आउटडेटेड हो चुके कम्युनिकेशन सिस्टम का भी था। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, कभी सांसदों के बेंच पर लगा ऑडियो सिस्टम काम नहीं करता, तो कभी वोटिंग सिस्टम काम नहीं करता, कभी माइक ऑफ करने पर भी वो ऑफ नहीं होता। नई संसद में इसका एडवांस सॉल्यूशन निकाला गया है। एनालॉग सिस्टम की जगह हर बेंच को डिजिटलाइज किया गया है। हर सांसद को इंटरनेट की सुविधा के साथ टच स्क्रीन मुहैया कराई गई है। सिक्योर वोटिंग सिस्टम की भी सुविधा दी गई है। ये तो नई लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात हुई। पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह लेटेस्ट तकनीक के इस्तेमाल की बात हुई। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाकी हैं। ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से नई लोकसभा और राज्यसभा का न्यू लुक भव्य है, मगर दोनों सदनों के भीतर शानदार नक्काशी और अभूतपूर्व डिजाइन के पीछे की भी दिलचस्प कहानी है, और इसके पीछे देश के राष्ट्रीय चिन्ह सबसे अहम फैक्टर है। सदन के भीतर लगने वाले फैब्रिक, दीवारों पर दिखने वाले पैटर्न्स और कारपेट के लिए राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक यानी मोर को चुना गया। लोकसभा की फॉल सीलिंग भी राष्ट्रीय पक्षी मोर से ही प्रेरित है। इसके लिए इसी पैटर्न का इस्तेमाल किया गया जो आप इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन इस पैटर्न को बनाना भी मुश्किल चुनौती था। इसके लिए भी मॉक ड्रिल की गई। ऊंचाई वाले लेवल पर फॉल सीलिंग कैसा दिखेगा, इसकी टेस्टिंग भी की गई। ये उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। लोकसभा के अंदर लगने वाले हरे रंग के कारपेट में भी पीकॉक के शेड्स लगाए गए हैं।
गौर से देखिए, शुरुआत में ये कारपेट लाइट हरे कलर का है, लेकिन जैसे जैसे आगे देखेंगे ये हरा रंग और गहरा और डार्क होता चला गया है। यानी जब कोई नई लोकसभा के भीतर दाखिल होगा तो उसे लाइट ग्रीन कलर का कारपेट दिखेगा और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा रंग डार्क होता चला जाएगा। हाथों से बने इन कारपेट्स की भी सैंपलिंग की गई। लोकेशन उत्तर प्रदेश है। कारपेट की टेस्टिंग की एक्सक्लूसिव पिक्चर आपके सामने है। नई लोकसभा के चैम्बर में जो पैनल्स लगाए गए हैं उनमें से हल्की हल्की रोशनी के आने का भी इंतजाम किया गया है। इनका लुक भी मोर से ही प्रेरित है। इनके लिए भी मॉक ड्रिल्स की गई। उन्हें फिट करके देखा गया कि ये लगने के बाद कैसे दिखेगा। सोचिए, नई संसद को बनाने के लिए किस लेवल की प्लानिंग की गई है। मोदी ने टारगेट फिक्स कर दिया है। 2022 में संसद का शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में ही होना है, इसलिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। 41,000 मीट्रिक टन से ज्यादा की स्टील और 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा सीमेंट का इस्तेमाल हो चुका है। सेंट्रल विस्टा में 5,898 लोग दिन रात मोदी के मेगा प्रोजेक्ट के समय रहते कंप्लीट करने के लिए डटे हुए हैं। हर घंटे पर नजर रखी जा रही है। हर मिनट का हिसाब किताब हो रहा है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर शख्स को पता है एक एक सेकंड कितना कीमती है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पार्ट 1 को प्रधानमंत्री मोदी कुछ घंटों बाद देश को समर्पित कर देंगे। देश का एक्साइटमेंट ऑल टाइम हाई है, लेकिन पूरे देश को असली प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का बेसब्री से इंतजार है और मोदी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट हिंदुस्तान का नया पार्लियामेंट हाउस है। उधर राहुल गांधी ने आज मुहूर्त देखकर 150 दिनों की नई यात्रा शुरू की, लेकिन बातें सारी पुरानी की। नीतीश कुमार ने दिल्ली से पटना का रिटर्न टिकट कटाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भी पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ी। राहुल गांधी 2019 की स्क्रिप्ट लेकर 2024 का चुनाव जीतने निकले हैं। नीतीश कुमार वर्ड बाय वर्ड वही बोल रहे हैं जो वो 2013 और 2014 में बोल चुके हैं। नीतीश कुमार ने आज एक और बात कही, नो थर्ड फ्रंट, बनेगा तो केवल मेन फ्रंट, यानी 24 में आमने सामने की लड़ाई होगी। एक तरफ मोदी होंगे, दूसरी तरफ उनके सारे विरोधी होंगे। किसकी कितनी है तैयारी, किसमें कितना है दम, मोदी और विरोधियों की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ का मीटर इस रिपोर्ट में देखिए। क्या राहुल गांधी ने गलत टाइम पर यात्रा शुरू कर दी है? ये यात्रा शुरू करके राहुल एक और बड़ी मिस्टेक तो नहीं कर रहे? जमाना नया है तो पॉलिटिक्स का मॉडल पुराना क्यों? राहुल गांधी वोट जोड़ने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को कॉपी कर रहे हैं। राहुल की यात्रा का रूट वही है जो रूट कभी आडवाणी ने पकड़ा था। नीतीश कुमार 1996 का फॉर्मूला रिपीट करना चाहते हैं। 96 में जैसे देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए थे, वैसे ही नीतीश भी पीएम की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। अब मेरे बारे में तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं, हमारा निजी कोई चॉइस नहीं, हमारा बस एक ही चॉइस है कि सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम होगा। नेता कैसे चुना जाएगा? चुना जाएगा, आपस में बात करके चुन लेंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश जी, मैंने हमको नहीं चाहिए, अन्य जो भी चाहेंगे उसमें देख लिया जाएगा, कर दिया जाएगा। केसीआर को चंद्रबाबू नायडू वाला रोल दिख रहा है। केसीआर का प्रोजेक्ट तेलंगाना है, लेकिन उनको माहौल ऐसा बनाना है जिसमें दिल्ली दिल्ली करते तेलंगाना आसानी से वापस मिल जाए। शरद पवार मुंबई से दिल्ली आ रहे हैं तो उनके जहन में हरकिशन सिंह सुरजीत वाला रोल है। ममता बनर्जी को अच्छी तरह समझ में आ गया है कि लड़ाई अब लेफ्ट से नहीं बीजेपी से है। बीजेपी से लड़ना है तो ममता को सबसे पहले अपना घर बचाकर रखना होगा। पॉलिटिकल टूर के एक और टूरिस्ट अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के सीएम भी हरियाणा के हिसार से ऑल इंडिया यात्रा पर निकले हैं। हमारा सिस्टम खराब है। पिछले 75 साल के अंदर इन पार्टियों और इन नेताओं ने मिलके हमारे देश के अंदर केवल राजनीति की है, गंदी राजनीति की है। इनके भरोसे अगर छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश को ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगले 75 साल भी भारत पीछे रह जाएगा। ये नया हिंदुस्तान है, यहाँ पुराने तरीके से चुनाव नहीं जीता जा सकता। नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन का लेवल इतना बड़ा कर दिया है कि उसे मैच करना विरोधियों के वश में नहीं दिखता। राहुल की टीम को ही देख लें, राहुल की टीम छोटी रह गई है। ले देकर 2 मुख्यमंत्री और गिनती के सांसद
पुराने सारे नेता या तो निकल गए या निकलने पर मजबूर कर दिए गए। राहुल गांधी का मुकाबला उस टीम से है जिसे राजनीति के महाबली नरेंद्र दामोदर दास मोदी लीड करते हैं। बीजेपी में एक एक सीट को लेकर प्लानिंग की जाती है, बड़े से बड़ा नेता ग्राउंड पर उतारा जाता है। प्रभारी महामंत्री से लेकर बूथ लेवल के वर्कर्स तक सब एक डायरेक्शन में काम करते हैं, तब जाकर लोकसभा में 303 सीट मिलती है। 24 के लिए मोदी ने अपनी पार्टी को इससे भी बड़ा टारगेट दिया है। बीजेपी ने वो टारगेट अचीव करने के लिए कैसे काम शुरू किया है वो आगे बताएंगे। उससे पहले राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिकल यात्रा का स्टीम गर्म होता उससे पहले ही बीजेपी ने गुब्बारे में पिन चुभो दी। राहुल कन्याकुमारी में थे, बीजेपी की मिसाइल असम के गुवाहाटी से चली। इस जुबानी मिसाइल का बटन दबाया असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। जो भारत है वो तो भारत जुड़ा हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से सौराष्ट्र, हम लोग तो एक देश है, हम लोग जुड़ा हुआ हो, तो जुड़ा हुआ क्या नहीं है। 1947 में कांग्रेस ने ये भारत को खंडित किया था। भारत और पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश भी आया। अगर राहुल गांधी का मन में कोई एपोलॉजी है कि मेरा नाना ने गड़बड़ करके गया था या पंडित नेहरू का समय में जो हुआ था वो होना नहीं चाहिए था, अगर उनका मन में रिग्रेट है तो भारत जोड़ो अभी भारत का टेरिटरी में करके कोई फायदा नहीं है। आप पाकिस्तान को जोड़ने का कोशिश कीजिए, बांग्लादेश का जोड़ने का कोशिश कीजिए और अखंड भारत के लिए प्रचेष्टा कीजिए, अगर आपका मन में कोई रिग्रेट हो पार्टीशन के लिए। अगर नहीं हो तो ठीक है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से सौराष्ट्र तक कोई भारतवर्ष को जोड़ना जरूरत नहीं है। ये भारतवर्ष बहुत बढ़िया से इंटीग्रेट हो चुका है और इसमें कोई विखंडित होने का और कोई सवाल नहीं है देश में। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ही बयान से नैरेटिव चेंज कर दिया। राहुल 24 की सोच रहे हैं, हेमंता ने उनको 1947 में पहुंचा दिया। इतिहास के चक्कर में कांग्रेस अक्सर फंसी जाती है, इसलिए राहुल चुप हैं। उनके कमांडर्स को भी सोच समझकर मुंह खोलने का ऑर्डर है, मगर बीजेपी खुलकर खेल रही है। ये कॉमेडी नहीं है क्या? आप ही देश को तोड़ा था 1947 में और देश को तोड़ने का बाद अभी बोल रहे हैं हम भारत को जोड़ने के लिए बाहर आ गया हूं, और कहां आया है? वही भारत जो जुड़ा हुआ है। तो ये कॉमेडी नहीं है तो और क्या है, आप बताइए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम से स्ट्राइक की तो आरएसपी के रामदास अठावले ने महाराष्ट्र से अटैक किया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो आंदोलन करने के बजाय, यात्रा करने के बजाय कांग्रेस जोड़ो ऐसी यात्रा करनी चाहिए। देश को जोड़ने के लिए हम लोग हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी है, और राहुल गांधी जी देश को जोड़ने के लिए नहीं, देश को तोड़ने के लिए अपनी यात्रा कर रहे हैं। देश में विवाद पैदा करने के लिए मतलब रैली निकाल रहे हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा में अखंड भारत का सवाल आ गया तो जवाब देने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आए। हेमंता बिस्वा शर्मा आजकल जहर उगलने का काम करते हैं। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं, तो नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। ये संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो और पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला लो। तो फिर भेजने का क्या मतलब है और फिर उसे मिलाने का क्या मतलब है? यदि मिलाएंगे, आज मान लो 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिलाने के बाद तो 40-50 करोड़ हो जाएगा। बयानबाजी से अलग इस पॉलिटिकल फाइट को रियलिस्टिक अप्रोच से देखते हैं। कांग्रेस में क्या मोदी से लड़ने का दम बचा है? सुनी सुनाई कही कहाई बात पर यकीन मत कीजिए। इलेक्शन कमीशन के ऑथेंटिक डेटा देखिए। पिछले 40 साल से कांग्रेस लगातार कमजोर ही हुई है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनाव हुए तो कांग्रेस के सिर्फ 2 यानी 0.41% कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई थी।
1989 में वीपी सिंह की आंधी चली तो भी कांग्रेस के 4 यानी 0.98% कैंडिडेट्स की ही जमानत जब्त हुई, मगर 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव हुए तो 12.32% कांग्रेसी कैंडिडेट्स अपना डिपॉजिट नहीं बचा पाए। 1996 के जिस चुनाव में नरसिम्हा राव हारे 24.01% कांग्रेसी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई। 1999 में जब वाजपेयी पीएम बने तो उसमें 19.43% कांग्रेसी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई। 2004 में कांग्रेस सत्ता में लौटी तब भी 19.66% कैंडिडेट अपना डिपॉजिट नहीं बचा पाए। 2009 में कांग्रेस के 16.13% कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई। 2014 में मोदी आए तो सबसे ज्यादा 38.36% कांग्रेसी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। 2019 में कांग्रेस का पूरा कैंपेन राहुल गांधी लीड कर रहे थे, उस चुनाव में 35.15% कैंडिडेट्स जमानत नहीं बचा पाए। हालत जब इतनी पतली हो तो नेता को रिलॉन्च करने से क्या होगा? कांग्रेस को इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में वो जीरो कैसे हो गई और अब यहां से वो रिवाइव कैसे होगी। राहुल गांधी कांग्रेस के रिवाइवल का कोई ऑल्टरनेटिव प्लान नहीं दे पाए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से इंस्पायर होकर कंटेनर लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले इमरान खान ने पाकिस्तान में धरना दिया था, तब वो ऐसे कंटेनर्स में रहते थे। अब राहुल गांधी भी कंटेनर में रहेंगे। राहुल 12 राज्यों में 150 दिनों तक 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। इस दौरान वो होटल में नहीं कंटेनर में सोएंगे। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए कंटेनर्स मंगाए हैं। उनमें बेड लगाया गया है, एसी लगाया गया है, वॉशरूम बनाया गया है। राहुल गांधी 150 दिनों तक इन्हीं कंटेनर्स में वक्त बिताने वाले हैं। अपनी 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी रात को ना तो किसी होटल में रुकेंगे ना किसी गेस्ट हाउस में रुकेंगे। रुकने की व्यवस्था जो है वो इस तरह के कंटेनर्स में की गई है। और अभी देखिए कन्याकुमारी में ये तमाम कंटेनर्स पार्क हैं, क्योंकि तकरीबन 118 के करीब भारत यात्री हैं और तमाम भारत यात्री जो हैं वो इन्हीं कंटेनर्स में रात को आराम करेंगे। और दिन में भी यात्रा जो है वो 3 घंटे चलेगी, फिर उसके बाद में रेस्ट का समय होगा और फिर शाम को 3 घंटे यात्रा होगी। तो उस दौरान जो बीच में दिन में रेस्ट का समय है वो तमाम जो भारत यात्री हैं वो रेस्ट जो है वो दिन में भी इन्हीं कंटेनर्स में करेंगे और रात को जो सोने की व्यवस्था है वो किसी और जगह पर नहीं होगी। ये कंटेनर्स लगातार पूरे 150 दिन तक इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलेंगे और तमाम जो लोग हैं वो उनकी तमाम तरह की व्यवस्था जो है, वॉशरूम से लेकर के तमाम तरह की व्यवस्था जो है इस तरह के कंटेनर्स में उन तमाम लोगों के लिए होगी। राहुल गांधी भी इसी तरह के कंटेनर्स में रात को रुकेंगे। और देखिए अभी ये भारत जोड़ो यात्रा इन तमाम कंटेनर्स पर लिखा हुआ है जो यहाँ पर कन्याकुमारी में अभी पार्क हैं। कन्याकुमारी में लाए गए कंटेनर्स में बीजेपी को मुद्दा दे दिया है। बात राहुल की होती है तो बीजेपी के पास यूं भी हजारों मुद्दे होते हैं। आज आप देश को बताइए, अपनी यात्रा में आपने देश के जवानों से उरी का सबूत मांगा था कि नहीं मांगा था? आपने देश की सेना से बालाकोट की गवाही मांगी थी या नहीं मांगी थी? हिंदुस्तान की एक संस्कृति रही है कि सेना की शहादत, सेना के शौर्य और सेना के बलिदान पर कभी सवाल नहीं करते, और आपने उसका सबूत मांगा। ये आपने देश की सामरिक सुरक्षा
होगी, इसमें सांसद और मंत्री भी होंगे। ग्राउंड पर एक एक सीट के लिए अलग क्लस्टर होगा। मोदी ने सीनियर मंत्रियों को भी संगठन के काम में लगाया है। खबर है कि बीजेपी की मीटिंग में 6-7 मंत्रियों की रिपोर्ट सही नहीं रही तो उनकी भी क्लास लगी। बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट चुनाव से पहले एक्टिव होता है। अभी बूथ को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम चल रहा है। हर बूथ पर कम से कम 20 नए सदस्य जोड़े जा रहे हैं। बूथ की कैटेगरी डिसाइड हो रही है। कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन और व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट किया जा रहा है। हर एक बूथ पर इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को उनके संपर्क में रहने को कहा जा रहा है। ये मोदी का लेवल है, विरोधी अभी बहुत पीछे हैं। और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कानपुर में चला। भूमाफिया का अवैध मैरिज हॉल ध्वस्त कर दिया गया। सोनभद्र और मऊ में मुख्तार अंसारी के साथियों की करीब 90 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई। मेरठ में 5 करोड़ की अवैध मीट बेचने का आरोपी पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी भगौड़ा घोषित कर दिया गया। मेरठ में 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो के साथ साथी का 1.5 करोड़ का घर की कुर्की हो गई। पिछले 24 घंटे से मऊ टू मेरठ, कानपुर टू सोनभद्र योगी एक्शन में है। मतलब साफ है, अगर जमीन कब्जाई तो योगी के पास है सॉलिड दवाई। 3 मंजिला मकान कुर्क करके सीज किया जाता है। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। सरकार वही जो एक हाथ पर विकास लेकर के चले और दूसरे हाथ पर माफियाओं के ऊपर बुलडोजर भी चला सके। ये विकास और बुलडोजर का समन्वय है। ये बुलडोजर विकास भी कराता है, सड़क भी बनाता है और माफिया की छाती पर भी चढ़ता है। ऑर्डर डायरेक्ट है, संदेश स्पष्ट है। योगीराज में भूमाफियाओं पर 0 टॉलरेंस है। कब्जा करोगे तो नहीं बचोगे और कहीं के नहीं रहोगे। मऊ टू मेरठ, कानपुर टू सोनभद्र, मुख्तार अंसारी टू याकूब कुरैशी, विनोद प्रजापति टू बद्दो, बाबा का बुलडोजर चालू है। भूमाफियाओं पर एक्शन की सबसे फ्रेश तस्वीर कानपुर से आई है। बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। माफियाओं का गुरूर जमींदोज हो रहा है। ये बात तो समझ लीजिए, योगी राज में देर है लेकिन अंधेर नहीं। भूमाफियाओं का पूरा हिसाब होगा, चाहे वो कितना भी रसूखदार होगा। केडीए यानी कि कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये बुलडोजर जिस पर चल रहा है वो भूमाफिया विनोद प्रजापति की अवैध संपत्ति है। 2000 वर्ग गज में अवैध बारात घर विनोद प्रजापति ने बनवाया था। न नक्शा पास कराया था, न ही कोई परमिशन ली थी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कानपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष बन गया। सोचा था नेतागिरी की आड़ में अवैध कब्जे का धंधा चल जाएगा, लेकिन न नेतागिरी काम आई न धौंसगिरी। योगी का ऑर्डर आया और बुलडोजर चल गया। अवैध मैरिज हॉल ध्वस्त हो गया। ये राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है कि भूमाफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में आज ये भूमाफिया विनोद प्रजापति के विरुद्ध कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है। ये लगभग 2000 वर्ग गज का प्लॉट एरिया है। इनके द्वारा हेरा फेरी करके कागजों में इस जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। निर्माण भी पूर्णतः अवैध है। तो हम लोग आज को पूरा ध्वस्त करा रहे हैं। इस जमीन का कब्जा भी शीघ्र प्राप्त कर लेंगे हम लोग। ये हम लोग के उपाध्यक्ष महोदय श्री अरविंद सिंह का द्वारा ये कार्रवाइयाँ लगभग विगत 1 वर्ष से की गई है और आगे भी चलती रहेगी। भूमाफियाओं के खिलाफ, जिन लोगों ने सरकारी भूमि हथियाई उन लोगों के खिलाफ। सर, ये विनोद प्रजापति जो है क्या इनका किसी राजनीतिक पार्टी से भी? उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो कोई कारण नहीं है कार्रवाई का। कार्रवाई का स्पष्ट कारण वैधानिक है कि जमीन पे इनका जो कब्जा इन्होंने किया है वो कागजों में हेरा फेरी करके दिया है। ये जमीन कानपुर विकास प्राधिकरण की है और उसके अतिरिक्त मुख्य कारण ये है कि इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं है। अवैध रूप से बारात घर का संचालन किया जा रहा था। तो जो पूरी वैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन करके और मात्र उसी कारण से इसको ध्वस्त किया जा रहा है। इनके भूमाफिया होना कारण है और कोई अन्य कारण नहीं है। निर्माण इतना बड़ा था कि केडीए को कई बुलडोजर लगाने पड़े। भूमाफिया इतना रसूखदार था कि पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। भारी पुलिस फोर्स के सामने अवैध इमारत को बुलडोज कर दिया गया। मेन रोड की जमीन है, लगभग 2000 वर्ग गज प्लॉट एरिया है
और स्वाभाविक रूप से करोड़ों की ज़मीन होगी। हम लोग को उसमें पुलिस बल का व्यापक मतलब बहुत लार्ज स्केल पे सपोर्ट मिला। एसीपी साहब खुद मौके पे मौजूद हैं, तो इन सब के सहयोग से हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं भूमाफिया के विरुद्ध। कितने समय से कब्जा? वर्षों से इनका कब्जा है सर। और भी कुछ आसपास की जमीनों पर कार्रवाई? हाँ, शीघ्र होगी कार्रवाई, लेकिन वो मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ स्टेज पे। आगे निरंतर इस तरह की कार्रवाइयाँ पूर्व में भी हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्री अरविंद सिंह के नेतृत्व में होती आ रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। मतलब मैसेज क्लियर है, अवैध कब्जा किया, अवैध कमाई की तो योगी सरकार में बचना मुश्किल है। देखिए साहब, जिसको राजनीति करनी है वो राजनीति करेगा। सरकार कोई काम कर रही है, सरकार को वो काम करने दिया जाए, और अगर कोई काम फर्जी हो रहा है तो फर्जी काम तो ख़त्म होना चाहिए। फर्जी क्यों किया जा रहा है? जब सरकार हमें नंबर 1 में काम करने की सहूलियत दे रही है और ताकत दे रही है, तो फिर फर्जी काम क्यों किया जाए? फर्जी खेल तो तमाम बंद होने चाहिए, चाहे वो कहीं के भी। इधर कानपुर में भूमाफिया पर बुलडोजर चल रहा था, उधर मुख्तार अंसारी के करीबियों का भी दिल धड़क रहा था। सुनो सुनो सुनो। कानपुर से 418 किलोमीटर दूर सोनभद्र में मुख्तार अंसारी के करीबी अफरोज के घर के बाहर मुनादी हो रही थी। 43 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा रही थी। सुनो सुनो सुनो। 3 मंजिला मकान एवं अन्य संपत्तियों की पूर्ति की जाती है, कुर्क करके सीज किया जाता है। इन संपत्तियों की कीमत कुल 42 करोड़ 93 लाख 97,800 रुपए है। आरोप है कि डॉन मुख्तार अंसारी के गैंग का मेंबर अफरोज रंगदारी और गुंडागर्दी से कई अवैध संपत्तियां बनाई। चौपन के पटवद में अफरोज की बीवी यास्मीन के नाम पर 31 बीघा जमीन और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रखा था। सोनभद्र में अवैध कमाई से करीब 2 करोड़ की कीमत का घर भी बनाया था। प्रशासन ने इन सब को कुर्क कर दिया। कुर्क की गई अफरोज की प्रॉपर्टी की कुल कीमत 43 करोड़ 93 लाख 97,800 रुपए आंकी गई है। ये मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाते हैं, तो किस मामले में संलिप्तता में कार्रवाई की गई है? और क्या यहाँ बालू वगैरह से भी संलिप्तता एक्टिविटी करके जो है नाजायज तरीके से दानार्जित करके सब संपत्ति अर्जित हुई है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा इनकी संपत्ति कुर्क की गई है। सिर्फ सोनभद्र नहीं, मुख्तार के करीबियों पर कार्रवाई मऊ में भी हुई। यहाँ पर भी डुगडुगी बजाई जा रही है। मुख्तार के करीबी माफिया उमेश सिंह की 47 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा रही है। अभियुक्त उमेश सिंह पुत्र स्वर्गीय रामवृक्ष सिंह निवासी अहिलाद थाना सराय लखनसी जनपद मऊ द्वारा अर्जित अवैध धन से क्रय की गई संपत्ति उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। उमेश सिंह ठेकेदार मन्ना हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के साथ सह अभियुक्त भी है। इस पर आरोप है कि इसने भी अवैध कमाई से संपत्ति बनाई है, इसलिए प्रशासन ने की कार्रवाई है। इनका संबंध मुख्तार अंसारी से है, जो IS 191 के सरगना है और मोहम्मदाबाद गाजीपुर थाने के प्रचलित दुराचारी हैं। सर, कितने की कार्रवाई है? ये लगभग 47 करोड़ इसका बाजारू मूल्य। सर, ये कहा जा सकता है कि मऊ जनपद में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई? निश्चित रूप से मऊ जनपद में अब तक की 14 गैंगस्टर के तक जब्त की गई कार्रवाइयों में से सबसे बड़ी कार्रवाई है। इनके ऊपर पहले भी कार्रवाई हुई है? इनके ऊपर पहले भी हुई है। V2 मार्ट इनका VT पे वहाँ 14 में कुर्क भी हुआ था। उसके बाद गलत नक्शे पे इन्होंने बनाया था, तो उसका ध्वस्तीकरण भी किया गया था। उसके बाद विकास प्राधिकरण विकास भवन के पास भी इनके भवन को सील किया गया। पूर्व में भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अपराध और अपराधियों पर योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी का सैंपल ऑल यूपी में दिख रहा है। एक एक्शन मेरठ में भी हुआ है। बीएसपी सरकार में मंत्री रहा याकूब कुरैशी भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। हापुड़ रोड पर कई एकड़ में याकूब कुरैशी ने मीट फैक्ट्री बनाई है, लेकिन मार्च महीने में रेड में 5 करोड़ की अवैध मीट पकड़ी गई। याकूब कुरैशी पर नेतागिरी की आड़ में बड़े पैमाने पर अवैध कमाई का आरोप लगा है। 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी याकूब कुरैशी, उसके 2 बेटे, पत्नी और 7 लोग अभी भी फरार है। इस वक्त हम मौजूद हैं हापुड़ रोड पर। ये जो फैक्ट्री है ये
पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री है। बहुत बड़े एकड़ में यह फैक्ट्री फैली हुई है और सबसे पहले यह फैक्ट्री तब चर्चा में आई जब इस फैक्ट्री को यहां पर बंद कर दिया गया था, लेकिन बंद करने के बावजूद जो फैक्ट्री का बाहर का दरवाजा है वो बंद था, यानी कि कानून की नजर में फैक्ट्री बंद थी, लेकिन यहां पर अंदर काम चल रहा था। मेरे सहयोगी चंद्रभान आपको फैक्ट्री भी दिखाएंगे और फैक्ट्री के साथ सबसे पहले बाहर जो ये मेन दरवाजा है, यहां पर जो उस वक्त जो नोटिस चस्पा किए गए थे उनकी मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। असल में 31 मार्च 2022 के, जैसा कि तारीख भी इन पर लिखी हुई है, 31 मार्च 2022 के मेरठ विकास प्राधिकरण के ये पूरे के पूरे यहां पर नोटिस हैं। असल में हापुड़ रोड स्थित याकूब कुरैशी की फैक्ट्री पर जब पुलिस ने छापा मारा, फैक्ट्री में अवैध तरीके से मीट की पैकिंग की जा रही थी। अंदर का एरिया मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत बड़ा यहां पर एरिया है, अवैध तरीके से यहां पर मीट की पैकिंग की जा रही थी। उस वक्त 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था, जबकि याकूब कुरैशी, उसकी पत्नी संजीदा बेगम, 2 बेटे इमरान, फिरोज समेत 7 लोग फरार हो गए थे। इस पूरे मामले में याकूब, उनके बेटों, पत्नी समेत 17 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। याकूब के बेटे फिरोज और इमरान फरार हैं। इस पूरे केस में कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और अब याकूब, उनके बेटे समेत जो बाकी के और उनके साथी हैं, करीब 7 लोग जो हैं, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी जो है वो इस वक्त मेरठ पुलिस ने पूरी कर ली है। याकूब कुरैशी पर जब से कार्रवाई शुरू हुई है तभी से वो गायब है। फैक्ट्री और घर को पुलिस ने सील कर दिया है। अब उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। ये बताइए कि कब से नहीं है यहाँ पर कुरैशी साहब, कब से अपने घर पर नहीं आए हैं? जब से केस दर्ज हुआ है उसके बाद से, जब ये यहाँ पर रेड पड़ने की बात आई तो तभी से यहाँ से चले गए थे मैं अपने बच्चों को, तो तभी से यहाँ से वो नहीं है। कि जो 2 बेटे हैं इमरान और दूसरे, इमरान, हाँ, इमरान और फिरोज, वो दोनों ही साथ में हैं, उनके चले गए यहाँ से। अब ये पता नहीं किसको कहाँ है, ये तो हमें भी पत्नी भी नहीं है यहाँ पर, ये पत्नी भी नहीं है, हालांकि उनकी जमानत हो गई है लेकिन है वो भी नहीं है, पत्नी की जमानत। हाँ, फिलहाल घर पर जो उनका घर है, शोराय, क्या नाम बताया आपने यहाँ का? शोराब गेट। शोराब गेट जी, मेरठ के शोराब गेट में मेरे पीछे मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये उनका घर है, कुरैशी साहब का ये घर है। फिलहाल घर पर सील लगी हुई है और पुलिस की तरफ से ये कहा गया है, देखिए आप घर के बाहर इस तरीके के उनके बैनर पोस्टर जो है यहां पर लगा करते थे। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की अपकमिंग मूवी ब्रह्मास्त्र को लेकर ट्विटर पर #बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र तेजी से ट्रेंड हो रहा है। 2 दिन बाद मूवी रिलीज होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही फिल्म को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कल उज्जैन के महाकाल मंदिर में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को एंट्री नहीं मिल पाई। ऐसे में आयन मुखर्जी को अकेले ही महाकाल के दर्शन करने पड़े। आज आयन ने कहा कि महाकाल के दर्शन कर मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिली, लेकिन आलिया और रणबीर दर्शन नहीं कर पाए, इसका उन्हें दुख है। Madhya Pradesh mein, I'll just tell you thing. I was feeling really bad that honestly Ranbir and Alia did not come with me for darshan to Mahakaleshwar temple, and both of them were very keen to come with me, and honestly till the end they were very keen that they will come. But when we reached there and we heard about this, I felt a little bit that let me go alone. It is eventually I had gone to seek blessings and energy for the film, and that blessing is for everybody. And I just didn't want to take Alia there, you know, in her current condition as well. So I went alone, though I felt very bad.